हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें कि हमारा आज का सब्जेक्ट है फैमिली लॉ। और फैमिली लॉ के अंदर हम बात करेंगे आज मुस्लिम लॉ की। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, हनाफी स्कूल के विद्वान कौन है? यह दुनिया के किन किन भागों में प्रचलित है? और इस स्कूल के दो आधिकारिक ग्रंथों के नाम तथा व्याख्या के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे पूछा है हमसे, हनाफी स्कूल के विद्वान जो थे वो खुद हनाफी थे। जो इनके संप्रदाय के लोग थे वो इन्हें इमाम इमाम आजम कहते थे, यानी कि एक महान शिक्षक जो होता है उसे कहते थे। तो चलिए इसका इतिहास पढ़ते हैं हनाफी स्कूल का। तो हनाफी संप्रदाय सुन्नी विधि का सर्वप्रथम उप संप्रदाय है। यानी कि हनाफी जो संप्रदाय होता है वो सुन्नी विधि का है, क्योंकि इनमें मुसलमानों में जो है मुस्लिम विधि के अंतर्गत दो आते हैं, तो शिया और सुन्नी, दो प्रकार के मुस्लिम होते हैं। तो उसी में है हनाफी संप्रदाय, यानी सुन्नी विधि का सर्वप्रथम उप संप्रदाय, यानी कि सुन्नी संप्रदाय के थे ये, जिसके प्रवर्तक हनाफी थे, जिन्हें उनके प्रशंसक इमाम आजम यानी कि महान शिक्षक कहते हैं, जिन्हें विधि की अपनी विचार पद्धति की संस्था को अपने जन्म के नगर कूफा में स्थापित किया। यानी कि जिस नगर में ये इनका जन्म हुआ हनाफी का, उसी नगर में इन्होंने, इनका नगर जो था वो था कूफा, वहाँ पे इन्होंने शिक्षा यानी विद्या को स्थापित किया, जो विद्या का एक स्वतंत्र केंद्र पहले से था। क्योंकि वहाँ पे हनाफी के गांव जो था उसमें पहले से ही स्वतंत्रता थी शिक्षा के लिए, विद्या के लिए। ये जो विद्या का एक स्वतंत्र केंद्र पहले से ही था। तो हनाफी की विचार पद्धति जल्दी से प्रसिद्ध होगी, इसलिए उनकी जो विचार पद्धति थी वो बहुत प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही एक विद्या केंद्र था और ऊपर से वो स्वतंत्र थे। ठीक है, तो हनाफी विचार पद्धति के नाम से अब भी प्रसिद्ध है, जो कि हनाफी विचार पद्धति है वो आज भी प्रसिद्ध है। इस स्कूल ने मौखिक परंपराओं पर विश्वास न करके तर्क के एक सूक्ष्म युक्तियुक्त रीतियाँ और सादृश्य के सिद्धांतों का विकास किया। यानी कि यहाँ पर इन्होंने मौखिक परंपराओं पर विश्वास न करके, जो ये सुन्नी विधि है, यानी कि हनाफी की जो विचार पद्धति थी उनकी थी कि मौखिक परंपराओं पर विश्वास न करके उन्होंने तर्क पर अधिक ध्यान दिया, और यह एक सूक्ष्म युक्ति रीतियाँ और सादृश्य के सिद्धांत का विकास किया। ठीक है, तो यहाँ पे इज्मा के सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया, क्योंकि इन्होंने मौखिक परंपराओं पर विश्वास तो नहीं करा, इन्होंने तर्कों पे करा, क्योंकि इज्मा के सिद्धांत जो थे वो भी तार्किक थे। तो हनाफी निजी अनुमान के समर्थक थे। वे सादृश्य, घोतक अनुमतियाँ और विधि वेत्ताओं के अंतःकरण पर अधिक भरोसा करते थे तथा परंपराओं का खंडन करते थे। मतलब कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उनका खंडन करके नई पद्धतियों को अपनाने के लिए वो कहते थे। तो हनाफी ने एक नया सिद्धांत इस्तिहसान निकाला, जो समय के सिद्धांतों से मिलता जुलता है तथा अतः हनाफी विधि के व्याख्या करते हैं। हनाफी ने जो विधि की व्याख्या करी, हनीफा तथा उनके दो प्रमुख शिष्य और थे, जिनसे वो अक्सर सलाह लिया करते थे। यानी कि उनके शिष्य थे एक यूसुफ और एक इमाम मोहम्मद। तो भारत में क्योंकि इनके अलग अलग शिक्षा केंद्र थे, तो यहाँ नहीं और देशों में भी इनके सिद्धांतों को प्रचलित है। तो भारत में जो व्याख्या के साधारण नियम बताएं उन्हें पढ़ते हैं। तो हनाफी विधि की व्याख्या करते समय यदि गुरु तथा दोनों शिष्य एकमत होते हैं तब कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। यानी कि जो इन्होंने विधि बनाई उसके लिए इनके शिष्य तथा इनके गुरु दोनों सहमत होते हैं तो उसमें कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। किंतु यदि इन तीनों व्याख्याकर्ता जो हैं हनीफा, यूसुफ, मोहम्मद, अगर ये तीनों व्याख्याकर्ताओं के व्याख्याकर्ताओं के मतों में भिन्नता होती है तब वास्तव में कठिनाई उत्पन्न होती है। अगर मतलब ये तीनों सहमत हैं तो वह विधि एकदम पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। अगर ये तीनों सहमत नहीं हैं तो यहाँ पर इनकी व्याख्याओं के मतों में भिन्नता देखने को मिलती है।
तब वास्तव में कठिनाई उत्पन्न होती थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए न्यायालय ने हनाफी विधि की व्याख्या के लिए निम्नलिखित सामान्य नियम निर्धारित किए। न्यायालयों ने भी इनकी मुस्लिम लोगों के अंदर जो इनकी कठिनाई आई कि इनके मत जो हैं अलग अलग हुए, तो उसके लिए न्यायालय ने जो हनाफी विधि की व्याख्या के लिए निम्नलिखित सामान्य नियम बनाए जो भारत में प्रचलित हैं, जो कि मतलब हमारे इस भारत देश में प्रचलित हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं इनका क्या नियम बनाए, जिसमें गुरु और शिष्यों के बीच मतभेद होने पर बहुमत को अपनाना चाहिए। कि मतलब अगर गुरु और शिष्यों के बीच में कोई मतभेद है तो वहाँ पर बहुमत यानी मेजॉरिटी किस चीज़ की ज़्यादा है उस चीज़ को अपनाना चाहिए। वहीं बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जहाँ हनीफा और इमाम मोहम्मद के मतों में मतभेद होते हैं, वहाँ वह मत अपनाना चाहिए जो यूसुफ के मत से भिन्न है। यानी कि जो यूसुफ के मत से भिन्न है वो वाले मत अपनाने चाहिए जहाँ पर इमाम मोहम्मद और हनीफा के मतों में भेद आ रहा है। यानी कि कट्टी उस्मा बनाम नेदू नगादी बैंक लिमिटेड 1980 मद्रास वाले केस में देखने को मिला। ठीक है, वहीं तीसरा पॉइंट जो है इनके नियम जो बनाए न्यायालय के द्वारा, जहाँ पर हनीफा ने उनके दो शिष्यों के बीच मतभेद हों वहाँ शिष्यों की राय लागू की जानी चाहिए। कि मतलब जहाँ पर उनके दोनों शिष्यों के बीच राय, जैसे कि मतलब उनके शिष्यों के बीच में मतभेद हुआ किसी विचार को लेकर, तो वहाँ पर उन दोनों की राय को लागू किया जाना चाहिए कि हाँ वो अपने अपने तर्क अनुसार सही हैं। यानी कि वो देखने को मिलता है तुम्हें आगा अली खां बनाम अल्ताफ़ हसन खां वाले केस में। ठीक है, वहीं फोर्थ पॉइंट होता है इनका, जहाँ दोनों की राय भिन्न हो और वहाँ अबू यूसुफ की राय को मानना चाहिए। जहाँ पर इन दोनों की यानी कि इनके दोनों शिष्यों की और हनीफा की इनकी राय अलग हो तो वहाँ पर यूसुफ के सिद्धांतों को मानना चाहिए। कारण यह है कि यूसुफ उच्च न्यायिक पद पर रहे थे। कि यूसुफ के सिद्धांत जो है वो इसलिए मानने चाहिए कि वो पहले से ही उच्च न्यायिक पदों पर रहे हैं, जबकि हनीफा तथा ईमान किसी न्यायिक पद पर नहीं थे। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर हनीफा और इमाम के विचारों में अगर मतभेद देखने को मिलता तो वहाँ पर यूसुफ के विचारों को लागू किया जाता था, क्योंकि वो पहले से ही उच्च न्यायिक पद पर थे। ये दोनों हनीफा और ईमान ऐसे कोई पद धारण किए हुए नहीं थे। वही हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि व्याख्या के उक्त नियम स्थायी प्रकृति के नहीं हैं, अतः संदेहात्मक मामले में न्यायालय को साम्य न्याय एवं सद्भावना का सहारा लेना चाहिए। यानी कि इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसिनेंस का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हनाफी विचार पद्धति जो कि स्कूल कहाँ पर लागू होती है, मतलब कि ये है कि हनाफी स्कूल दुनिया के किन किन भागों में प्रचलित है। तो हनाफी विचार पद्धति जो है वो उत्तर भारत में, अरब में, सीरिया में, तुर्की में, मिस्र में प्रचलित है। प्रमुख ग्रंथ जो हैं यानी कि इनकी मेन बुक जो है हनाफी स्कूल के प्रमुख ग्रंथ फतवा ए आलमगिरी, हिदाया, रद्द-उल मुख्तार, दुरुल मुख्तार तथा कुदूरी की अल-मुख्तसर है। ये अरबी भाषा के शब्द हैं तो इन्हें थोड़ा देख लेना। तो वैकल्पिक प्रश्न, यानी कि मलिकी स्कूल इस स्कूल के प्रवर्तक मलिकी इब्न अनास थे जो मदीना में रहते थे और धार्मिक शिक्षा देते थे। मलिक मदीना में मुफ्ती के पद पर आसीन थे। मलिक पैगंबर की रीतियां तथा परंपराओं में विश्वास करते थे, किंतु जहाँ परंपराओं से काम नहीं चलता था वहाँ वे निजी अनुमान की इजाज़त देते थे। यानी कि वो अपने खुद के मत के अनुसार इजाज़त देते थे। यद्यपि वे परंपरा पर जोर देते थे, किंतु फिर भी वे कियास अर्थात सादृश्य घोतक अनुमान का खंडन नहीं
करते थे। इस शाखा की मुख्य विशेषता यह है कि इससे परिवार के कर्ता या मुखिया का या उसकी स्त्री की संपत्ति और बच्चे पर विशेष अधिकार होता है। यानी कि क्यास जो होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति से जिसके परिवार के कर्ता जो है, यानी कि उसके परिवार का मुखिया जो है, उसका अपनी स्त्री पर, बच्चों पर एक विशेष अधिकार माना जाता है। इस स्कूल के अंतर्गत विवाहित स्त्री अपनी संपत्ति के पूर्ण स्वामिनी नहीं होती थी। यानी कि जो ये अनास वाला जो वो था स्कूल, धार्मिक शिक्षा जहाँ पर दी जाती थी, उनके मत अनुसार इस स्कूल में, उनके स्कूल में जो स्त्रियां विवाहित हैं, उनके पास कुछ संपत्ति है, तो वो उस संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी नहीं मानी जाती थी। यानी कि मलीकी स्कूल दुनिया के किन किन भागों में प्रचलित है। तो ये जान लेते हैं कि किन किन भागों में है मलीकी स्कूल। तो मलीकी स्कूल उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को तथा स्पेन में प्रचलित है। प्रथम ग्रंथ है मलीकी स्कूल के प्रथम ग्रंथ किताब अल मुफ्ता और मुअन्ना, यानी कि ये प्रमुख ग्रंथ हैं मलीकी स्कूल के। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका निष्कर्ष क्या हुआ, मतलब ये सारे के सारे पॉइंटों का। तो इनका है, उक्त दोनों विचार पद्धतियाँ कट्टर या सुन्नी विधि की हैं। कट्टर या सुन्नी विधि की मतलब कि मलीकी स्कूल वाली और यूसुफ वाली और आपकी हो गई ये हनीफा वाली। तो ये सारी मिला के जो है दोनों विचार पद्धतियाँ ये एक कट्टर सुन्नी विधि की हैं, जिन्हें सुन्ना परंपरा पर आधारित होने के कारण यह नाम दिया गया है, क्योंकि ये सुन्ना पद्धति पर आधारित, परंपरा पर आधारित है। उक्त दोनों पद्धतियों के अलावा सुन्नी विधि की दो विचार पद्धतियाँ शफ़ई और हनबली हैं। यानी कि इन दो के अलावा भी जो है सुन्नी विधि जो है वो दो पद्धति और है, शफ़ई और हनबली। ठीक है, सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक मुसलमान को अपनी विचार पद्धति चुनने का अधिकार है। मतलब कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, तो इसलिए इसमें भी यहाँ पे इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त दी गई है कि प्रत्येक मुसलमान अपनी विचार पद्धति चुनने का अधिकार है, कि मतलब कोई भी अपनी मत अनुसार कहीं भी कैसा भी निर्णय ले सकता है। वहीं जिसके अनुसार उसके फैसले होंगे, और प्रत्येक मस्जिद चार पद्धति वाले के लिए खुली रहती है, कि जो इन चार पद्धतियों को मानता है उसके लिए मस्जिदें हमेशा के लिए खुली रहती हैं। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो इसी पे और वीडियो भी आएंगी अभी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी से एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।